भारत के अंदर आज के टाइम में इतने सारे म्यूचुअल फंड कैटेगरी बन चुके हैं और सभी म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर इतने सारे म्यूचुअल फंड आ चुके हैं, रोज नया एनएफओ आ रहा है। अब इसके वजह से क्या हुआ है कि जो एक नया इन्वेस्टर होता है, जो एक म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर होता है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका है कि आखिर में कहां पैसा इन्वेस्ट करे अगले 15 से लेके 20 साल के लिए। क्योंकि अगर उसने गलत फंड को चूज कर लिया तो कभी वेल्थ क्रिएट कर ही नहीं सकता है, कभी वो पैसा बना ही नहीं सकता है। वो 1-2 साल के अंदर में ही उस फंड को बेच के बाहर निकल जाएगा। और आज के टाइम में मैक्सिमम लोग यही गलतियां करते हैं कि वो अपने लिए सही फंड नहीं चूज कर पाते हैं। इस पूरे वीडियो के अंदर हम उन्हीं 3 म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें अगर आप अगले 15 से लेके 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर ले। तो अगर आपका भी गोल अगले 15 से लेके 20 साल का है और आप एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए या घर लेने के लिए या आपका जो भी गोल है उसके लिए, अगर आपका 15 से लेके 20 साल का टाइम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लोग क्या गलती करते हैं ना, मैं आज के टाइम में कोई भी फंड आपको बता रहा हूं, आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मान के चलते हैं आप उस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब लोग गलती क्या करते हैं कि 1 साल के बाद 2 साल के बाद फंड बदलना स्टार्ट कर देते हैं। अगर वो फंड अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया 6 महीने 1 साल, तो लोग दूसरे फंड के अंदर स्विच करना स्टार्ट करते हैं, जो कि सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हैं जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जो अभी 2-3 साल पहले बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे, बट पिछले 1 साल से उनकी परफॉर्मेंस डल हो चुकी है। अब इसके वजह से लोग क्या कर रहे हैं, उस फंड को स्विच करके दूसरे फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यहीं पे आके सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि अगर आपका गोल 15 से लेकर 20 साल का है और आप हर 1-2 साल के अंदर में फंड स्विच कर रहे हैं ना, तो आप कभी भी एक अच्छा पैसा बना ही नहीं सकते, क्योंकि कंपाउंडिंग काम करना ही बंद कर देगा। आप बार बार फंड को चेंज करेंगे तो कंपाउंडिंग कभी नहीं काम करता है और बिना कंपाउंडिंग के आप लंबे टाइम के अंदर में पैसा नहीं बना सकते हैं। अब देखिए हम उन 3 म्यूचुअल फंड्स के ऊपर जाएं, उससे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म फंड सेलेक्ट करने के लिए हमें कौन सी चीजों पे ध्यान देना होता है। सबसे पहला है फंड का कंसिस्टेंसी। किसी भी म्यूचुअल फंड को अगर आप चूज कर रहे हैं अगले 15 से लेकर 20 साल के लिए तो उसके कंसिस्टेंसी को जरूर चेक करिए। अब कंसिस्टेंसी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, उसका परफॉर्मेंस आता है कि पिछले 3 साल के अंदर में, 5 साल के अंदर में, 10 साल के अंदर में उस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। मतलब जब मार्केट नीचे गिरा है उस टाइम पे कैसा परफॉर्मेंस रहा है, और जब मार्केट बुल रन में गया है उस टाइम पे कैसा परफॉर्मेंस रहा है। ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। क्या उसने बेंचमार्क को बीट किया है, कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, यही सब चीजें आती हैं परफॉर्मेंस के अंदर में। और ये परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली आना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि 1 साल में आ गया दूसरे साल में गायब हो गया। ये जो परफॉर्मेंस है ना, यानी कि बेंचमार्क को बीट करना, रिटर्न देना, ये सब चीजें कंसिस्टेंट होनी चाहिए, तभी आपको उस म्यूचुअल फंड को चूज करना है। दूसरी चीज आपको देखनी है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप शार्प रेशियो को जरूर चेक करिए कि फंड मैनेजर ने कितना रिस्क लेके आपको कितना रिटर्न दिया है। अगर वो 1 रुपए का रिस्क ले रहा है, क्या उसके बदले में वो 2 रुपए का आपको रिटर्न दे रहा है या 4 रुपए का आपको रिटर्न दे रहा है? अगर नहीं दे रहा है तो उस फंड से आप दूर हो जाइए, क्योंकि आप लंबे टाइम तक फालतू का एक्सपेंस रेशियो देते रहेंगे और उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। तीसरी चीज आपको देखनी है एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर। अब देखिए कोई भी फंड मैनेजर है वो आपके पैसे को मैनेज कर रहा है, बट क्या आपको पता है कि फंड मैनेजर कब से मैनेज कर रहा है इस फंड को? इसको ध्यान से एक बार रिसर्च करिए। उसमें लिखा होता है, आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे लिखा होता है कि ये फंड मैनेजर इस फंड को कब से मैनेज कर रहा है या उसका कितना एक्सपीरियंस है। इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे ये पता लगता है कि जब मार्केट नीचे गिरा था उस टाइम पे फंड मैनेजर ने कैसे आपको रिटर्न दिया है, कैसे फंड को मैनेज कर रहा था। एंड जो आखिरी चीज है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और रिस्क। फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और रिस्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आपके ऑब्जेक्टिव से मैच करना चाहिए, उसका रिस्क आपके रिस्क से मैच करना चाहिए, तभी आपको उस फंड को चूज करना है। नहीं तो आप लंबे टाइम के अंदर में कभी पैसा बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका गोल कुछ और है, वो फंड किसी और गोल के लिए बना हुआ है। अब इसी क्राइटेरिया के बेसिस पे मैंने 3 म्यूचुअल फंड को चूज किया है जो आने वाले 15 से लेकर 20 साल के लिए आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। ये म्यूचुअल फंड्स एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए होने वाला है। ये जो मैं पोर्टफोलियो आपको बता रहा हूं 3 म्यूचुअल फंड का, ये लंबे टाइम के इन्वेस्टर्स और जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है उनके लिए होने वाला है। सबसे पहली कैटेगरी है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की। अब देखिए हम लंबे टाइम की बात करें और स्मॉल कैप को ना रखें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लंबे टाइम के अंदर में स्मॉल कैप आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं, सबसे ज्यादा आपको ग्रोथ देते हैं। आपके पोर्टफोलियो को बिल्ड करने में सबसे ज्यादा हेल्प होती है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर मेरे लिस्ट के अंदर जो म्यूचुअल फंड है उसका नाम है क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। क्वांट स्मॉल कैप ने पिछले 1 साल के अंदर में -1% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है। इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस के अंदर बता दिया है। 2 साल की अगर बात करें तो लगभग 29% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क को तो बीट नहीं कर पाया है, बट कैटेगरी एवरेज को आसानी से बीट कर दिया है। 5 साल की अगर बात करें तो लगभग 46% का रिटर्न दिया है, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं दे पाया है। बेंचमार्क और कैटेगरी को बहुत बुरी तरीके से बीट कर दिया है। अगर क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के लमसम के बारे में बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए का लमसम स्टार्ट किए होते 5 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 66,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती, जो कि 10 साल पहले स्टार्ट किए होते तो आज केवल 65,000 रुपए ही हो पाती। तो 5 साल में बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है, लगभग 46% का एनुअल रिटर्न है और अपने कैटेगरी में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। 3 साल
साल के अंदर में 4 नंबर पे रैंक कर रहा है, 2 साल के अंदर में 5 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब अपने कैटेगरी में टॉप करने वाला म्यूचुअल फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड। वहीं अगर क्वांट स्मॉल कैप के एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 2015 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू आज के टाइम में लगभग 5 लाख रुपए हो जाती एंड लगभग आपको 26% का एनुअल रिटर्न दिया है। 5 साल पहले स्टार्ट किए होते तो इसकी वैल्यू 1,28,000 रुपए हो जाती, लगभग 31% का एनुअल रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ज्यादा होता है एसआईपी के अंदर में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वांट स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इक्विटी होल्डिंग लगभग 92% है। देखिए एफएनओ के अंदर भी लगभग 1% आपका पैसा डाला जा रहा है, डेट के अंदर लगभग 1.5% है एंड अदर्स के अंदर लगभग 6% आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर बात करें नंबर ऑफ स्टॉक्स की तो 96 होने वाला है। लार्ज कैप की कंपनी केवल 13% है, मिड कैप की 19% एंड स्मॉल कैप की लगभग 33% है। अभी के टाइम में लार्ज कैप के अंदर वेटेज बढ़ा दिया है थोड़ा सा, पहले स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता था। अगर टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर आपको रिलायंस दिखने वाला है, जिसका लगभग 10% का वेटेज है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्वांट स्मॉल कैप के इन्वेस्टर के लिए। तो अगर रिलायंस अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है तो इस फंड पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। जियो फाइनेंशियल की बात करें तो लगभग 5.5% का वेटेज है। तो ऐसे करके चेक कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने छोटी कंपनी ज्यादा दिखने वाली है और लार्ज कैप मिड कैप का भी कॉम्बिनेशन होने वाला है। एंड आखिरी में अगर क्वांट स्मॉल कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए लगभग 18 से भी ज्यादा है। सोचिए 18 का स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी म्यूचुअल फंड का नहीं है पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर में, तो ये बहुत ज्यादा होता है 18 का। वही कैटेगरी एवरेज का 15.5 का है। मतलब किसी साल के अंदर में ये माइनस में आपको रिटर्न दे सकता है, तो किसी साल के अंदर में ये पूरे मार्केट को भी बीट कर सकता है, पूरे म्यूचुअल फंड को भी बीट कर सकता है। तो ये फंड बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, इसीलिए लंबे टाइम के लिए आना है आपको। बीटा की अगर बात करें 0.93 का है, 1 से कम है, मतलब मार्केट से कम नीचे गिरने वाला है, बट कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ज्यादा नीचे गिरने वाला है। शार्प रेशियो की बात करें 1.1 का है, इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। दूसरी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप की। अब मैंने लार्ज एंड मिड कैप क्यों चूज किया है इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए लार्ज कैप के अंदर बड़ी कंपनी होती है एंड मिड कैप के अंदर जो बीच वाली कंपनी होती है, मतलब लार्ज कैप की बात की कंपनी होती है, उसको हम बोलते हैं मिड कैप कंपनी। अब लार्ज एंड मिड कैप में क्या होता है ना कि कंपनीज बहुत ज्यादा मिल जाती हैं। मैंने मिड कैप क्यों नहीं आपको बताया, क्योंकि मिड कैप में केवल 150 कंपनी होती है और उसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है, क्योंकि 150 कंपनी है और उसी 150 कंपनी में सारा का सारा पैसा आए जा रहा है। अब इसके वजह से उसका वैल्यूएशन कभी कमी नहीं होता है। बट अगर आप लार्ज एंड मिड कैप में करेंगे ना तो यहां पे वैल्यूएशन पूरी तरीके से सेटल हो जाता है, क्योंकि बड़ी कंपनी होती है। तो बड़ी कंपनी क्या होती है, पैसे को सोख लेती है। जो टॉप 10 कंपनी है, टॉप 50 कंपनी है, इनका जो मार्केट कैप है ना वो बहुत ज्यादा है। लगभग जो लार्ज कैप की टॉप 5 कंपनी है उनका मार्केट कैप और पूरे मिड कैप का मार्केट कैप लगभग बराबर होने वाला है। तो यही मैं बोल रहा हूं आपको कि लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट करेंगे तो फंड मैनेजर के पास ज्यादा फ्रीडम होता है आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, वो सही जगह पे आपके पैसे को इन्वेस्ट कर पाएगा। अब लार्ज एंड मिड कैप के अंदर जो म्यूचुअल फंड है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। पिछले 1 साल के अंदर में मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप ने लगभग 16.5% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बहुत बुरी तरीके से बीट कर दिया है। 2 साल की बात करें तो लगभग 35% का रिटर्न दिया है, यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी को बहुत आसानी से बीट कर दिया है। 5 साल की बात करें तो लगभग 31% का रिटर्न दिया है, यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी को बहुत ही आसानी से बीट कर दिया है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप के लमसम के बारे में बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए का लमसम स्टार्ट किए होते 2020 के अंदर में, आज से 5 साल पहले, तो इसकी वैल्यू अभी के टाइम में 40,000 रुपए हो जाती लगभग। एंड लगभग आपको 31% का एनुअल रिटर्न दिया है और अपने कैटेगरी में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। 3 साल के अंदर में भी लगभग 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, 2 साल में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि अपने कैटेगरी में टॉप करने वाला म्यूचुअल फंड है पिछले 5 साल के अंदर में। वहीं अगर एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 5 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 1,23,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 29% का एनुअल रिटर्न दिया है 5 साल के अंदर में। सबसे इंपॉर्टेंट मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 38% का है। इसका मतलब फंड मैनेजर पिछले साल के अंदर में बहुत ही कम बदलाव किया है इसके पोर्टफोलियो के अंदर में, मतलब ज्यादा तेजी के साथ बदलाव नहीं करता है। कैटेगरी एवरेज का 183% का है। इक्विटी की बात करें तो 98% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स 31 है। लार्ज कैप की कंपनी 10% है, मिड कैप की 11% एंड स्मॉल कैप की लगभग 36% है। तो स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर ये ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, रिस्क भी बहुत ज्यादा होने वाला है। अगर टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको इटर्नल दिखने वाला है, यानी कि जोमेटो दिखेगा जिसका लगभग 5% का वेटेज है। उसके बाद भारत डायनेमिक लिमिटेड है जिसका लगभग 5% का वेटेज है। ट्रेंट लिमिटेड है जिसका लगभग 4.5% का वेटेज है। भारत इलेक्ट्रॉनिक है जिसका लगभग 4% का वेटेज है। सुजलॉन एनर्जी है जिसका लगभग 4% का वेटेज है। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं, आपके स्क्रीन के सामने टॉप 10 कंपनी होने वाली है जिसमें आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। एंड आखिरी में अगर मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 17 का होने वाला है, मतलब इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल होने वाला
है। 17 का स्टैंडर्ड डेविएशन भी बहुत ज्यादा होता है। ये भी क्वांट म्यूचुअल फंड से कोई कम फंड नहीं है। ये भी बहुत ज्यादा चेंजेस करते रहते हैं पोर्टफोलियो के अंदर में, अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल के अंदर में। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के अंदर में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी आपको मिलने वाली है। बीटा की अगर बात करें, एक से ज्यादा बीटा है, इसका मतलब मार्केट से ये ज्यादा नीचे गिर सकता है, तो गिरावट के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। बट शार्प रेशियो बहुत ही बढ़िया है, 1.3 का शार्प रेशियो है। इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। एंड जो हमारा तीसरा म्यूचुअल फंड होने वाला है वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का होने वाला है। अब मैंने फ्लेक्सी कैप क्यों चूज किया है, इसको बात कर लेते हैं। अब देखिए, मैं फंड का नाम लूं और उसमें फ्लेक्सी कैप ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप एक ऐसी कैटेगरी होती है ना जिसमें फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलता है। तो ये जो कैटेगरी है वो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए अगर आप लंबे टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर मार्केट नीचे गिरता है तो ये कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो को बचा कर रखता है। अगर आप स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है, गिरावट भी बहुत ज्यादा मिलेगा। लार्ज एंड मिड कैप के अंदर थोड़ी सी आपको सेफ्टी मिलने वाली है, बट फ्लेक्सी कैप के अंदर आपको रिटर्न भी मिलने वाला है एंड आपको सेफ्टी भी मिलने वाली है, और यहाँ पे फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलने वाली है। मेरे लिस्ट के अंदर फ्लेक्सी कैप के अंदर जो म्यूचुअल फंड है उसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। पिछले एक साल के अंदर में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने लगभग 13% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बुरी तरीके से बीट कर दिया है। 6 महीने की अगर बात करें तो लगभग 5.5% का रिटर्न दिया है, 5.8% का बेंचमार्क के बराबर ही रिटर्न मिला है, कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया है। 2 साल की अगर बात करें तो लगभग 25% का रिटर्न है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। 5 साल की अगर बात करें तो लगभग 26% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के लमसम के बारे में बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए का लमसम स्टार्ट किए होते 2013 के अंदर में, यानी कि आज से 12 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 93,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 20% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 12 साल के अंदर में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, 10 साल के अंदर में लगभग आपको 18.5% का एनुअल रिटर्न दिया है, और अपने कैटेगरी के अंदर आज भी 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब इतने सारे फ्लेक्सी कैप के आने के बाद भी आज भी 2 नंबर पे रैंक कर रहा है लंबे टाइम के अंदर में। वहीं अगर इसके एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 10 साल पहले 2015 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू 3,60,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 21% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के अंदर में। सबसे इंपॉर्टेंट, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 34% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 304% का है। इसका मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है कि फंड मैनेजर पिछले साल के अंदर में बहुत ही कम बदलाव किया है पोर्टफोलियो के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है लंबे टाइम के इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि फंड मैनेजर जो स्टॉक्स को पिक करता है उसको लंबे टाइम तक होल्ड भी करता है। इक्विटी की बात करें, 78% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है इक्विटी होल्डिंग लगभग 67% है, मतलब इंडियन इक्विटी के अंदर 67% है, एंड फॉरेन इक्विटी के अंदर 11% आपके पैसे को डाला जाएगा। डेट के अंदर लगभग 11% पैसा है, एंड अदर्स के अंदर लगभग 10% है। इक्विटी की बात करें, नंबर ऑफ स्टॉक्स 92 होने वाले हैं। लार्ज कैप के अंदर ज्यादा वेटेज है, लगभग 51% है। मिड कैप के अंदर 2.5% है, एंड स्मॉल कैप के अंदर 3% है। टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको HDFC बैंक दिखने वाला है, जिसका लगभग 8% का वेटेज है। तो यहां भी HDFC बैंक के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी है। HDFC बैंक ने पिछले 1-2 साल के अंदर में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इसीलिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ज्यादा नीचे नहीं गिरा था। बजाज होल्डिंग की बात करें तो लगभग 7% का वेटेज है। कोल इंडिया के अंदर लगभग 6% का वेटेज है। तो ऐसे करके चेक कर सकते हैं, आपके स्क्रीन के सामने टॉप 10 कंपनी होने वाली है जिसमें आपके मैक्सिमम पैसे को डाला जाएगा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर। एंड आखिरी में अगर बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के रिस्क रेशियो के बारे में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 11 से भी कम होने वाला है। इसका मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है कि वोलेटिलिटी इसमें कुछ नहीं है, मतलब कि कैटेगरी एवरेज के मुकाबले बहुत ही कम नीचे गिरने वाला है, जो लंबे टाइम के इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रखेगा। बीटा की बात करें बहुत ही कम है, 0.6 का है। इसका मतलब ये मार्केट और कैटेगरी एवरेज के मुकाबले बहुत ही कम नीचे गिरेगा। शार्प रेशियो की बात करें 1.28 का है। इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी आपको बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। तो इससे बेहतरीन फंड लंबे टाइम के लिए और कोई हो ही नहीं सकता है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहली चीज है, जिस भी म्यूचुअल फंड का मैंने आपको नाम बताया, इसमें अगर आप एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने रिस्क एपिटाइट को जरूर चेक कर लीजिएगा कि आप कितने रिस्की इन्वेस्टर हैं। आपको आंख बंद करके इसमें पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। आपका गोल भले ही 15 से लेकर 20 साल का है, बट हो सकता है आप इतने रिस्की इन्वेस्टर ना हो जितने मैंने रिस्की म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया, क्योंकि इनमें से 2 म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 16 से भी ज्यादा है। किसी का 17 का है, किसी का 18 का है। क्वांट का तो लगभग 18 का स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर में बहुत ज्यादा गिरावट दिखने वाला है। बीटा भी दोनों फंड का ज्यादा है। पराग पारिक का केवल बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, बाकी मोतीलाल का एंड क्वांट का स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज है, अगर आप इन म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी स्टार्ट करेंगे तो आपको स्टेप अप करना है। हर साल आपको अपने एसआईपी को कम से कम 8 से लेकर 10% से बढ़ाना है, ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। अगर आप स्टेप अप नहीं करते हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है इन म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करने का। अगर आप चाहते हैं एक्चुअल में 15 से लेकर 20 साल के अंदर में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करना, तो आपको स्टेप अप करना पड़ेगा। कितना करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस 6% से ज्यादा होना चाहिए। एंड जो आखिरी चीज है, मार्केट के अंदर कुछ
भी हो, मार्केट नीचे गिरे, एक बड़ा क्रैश आ जाए, आपको हर मार्केट साइकिल में इन म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टेड रहना है। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। अगर आप पैनिक हो गए और बार बार फंड को चेंज करने लगे तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म के अंदर में वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। फिर आप मेरे से मत बोलिएगा कि हाँ इस फंड के अंदर मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था, उसके बाद मेरा फंड परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहा है। नहीं, आपके फंड के अंदर दिक्कत नहीं है, आपके अंदर दिक्कत है। तो ये गलती मत करिएगा, पैनिक नहीं होना है। हर मार्केट साइकिल के अंदर आपको पैसा इन्वेस्ट करते रहना है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस पूरे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। आप कौन से म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर लंबे टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।